तो वाकर सर्कुलेशन को मैं एक समझाने के लिए एक फिगर बताता हूँ आपको। फिगर में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको वाकर सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ये आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि जो हम लोगों ने वायुदापेडिया पढ़ी, तो यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल रीजन है और आपका यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री जो है आपका, वो वहाँ पे आपका हो जाता है हाई प्रेशर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 60 टू 70 डिग्री होता है, वो आपका लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है हाई प्रेशर, जो आपका पोलर जो होता है दोनों साइड पे। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका हाई प्रेशर, उसके बाद यहाँ पे आपका जो 60 टू 70 डिग्री पे आपका यहाँ पे भी लो प्रेशर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका हाई प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आप देख रहे होंगे कि अक्षांश तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पूरी बेल्ट इस तरीके से यहाँ पे रन करती है। ये पूरे अक्षांशों पे यहाँ पे ये रन करती है। लेकिन इनसे अलग ये आपकी हो गई, उसके बाद ये हो गई। तो इनसे अलग जो होता है वो वाकर सेल होता है। उसमें आपके जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट रहता है वो, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया रहता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सारी जो जगह रहती हैं, उनकी बात की जाती है, वहां पे परिसंचरण की बात की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे जो है, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। ओशियन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया और बाकी सारे जो द्वीप्स हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ऐसी बेल्ट बनती है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपकी हॉट करंट जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर हवाएं उठती हैं और यहाँ पे बादल बनते हैं, और फिर यहाँ पे वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल होता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी दूसरी सेल जो कि ठंडी हवा रहती है, वो ऐसे जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपके साउथ अमेरिकन कोस्ट पे नीचे उतरती है। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं, ये यहाँ से जो आपका साउथ अमेरिका है, वहां से आपकी हीट वेव्स गई, यानी कि जो गर्म जलधारा है वो गई आपके ऑस्ट्रेलियन तट पे, वहां पे इकट्ठा हुई। तो गर्मी के कारण वहां पे जो वहां की जो जल धाराएं थी, यानी कि जो वहां पे ओशियनिक सरफेस था, वहां पे हवाएं गर्म हुई, गर्म होती हैं हवाएं तो ऊपर जाती हैं, फिर वहां पे फैलती हैं और वहां पे संघनन होता है, वहां पे ठंडे होकर संघनन होता है और बादल का निर्माण होता है, यानी कि वहां पे आपके क्लाउड्स बनते हैं। उसके बाद वहां पे आपकी रेनफॉल होती है। तो उसके बाद जो ऊपर हवाएं रहती हैं, वो आपके दाहिने साइड पे जो आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट है, उस साइड पे फिर ऊपर बहती हैं, और उसके बाद ठंडी जो धाराएं होती हैं वो साउथ अमेरिकन कोस्ट पे उतरती हैं। तो ये सारी क्रिया चलती है, जो ये इस सेल का निर्माण होता है उसे ही हम वाकर परिसंचरण कहते हैं। तो मैं इसको आपको एक फिगर के माध्यम से, जो जिसको मैंने आपको समझाया है, वो आपको मैप पे दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए, आपका ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पे जहाँ पे मैंने एरो किया है। और उसके बाद यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया भी रहता है। ठीक है, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया इस तट पे रहते हैं, तो आप इनको भी समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी थर्मोक्लाइन एक लेयर दिख रही है, यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूँ। थर्मोक्लाइन लेयर वो होती है जहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो अचानक गिरता है, चेंज होता है। तो जिस लेयर पे, जिस जगह पे आपका जो टेम्परेचर होता है पानी का, वो अचानक से चेंज होता है, उसका जो डेंसिटी रहता है वो अचानक से चेंज होता है, उसे ही हम थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं। वहां पे जो पानी का तापमान होता है वो अचानक से तेजी से गिरता है। तो ये आपका हो गया, उसके नीचे पाया जाता है कोल्ड वाटर, ये आपका कोल्ड वाटर हो गया। उसके बाद ये आपका है वार्म वाटर। यहाँ पे पानी का अपवेलिंग होता है, ठंडे पानी का, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं चल रही होती हैं, जो आपके, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी हमारी घूम रही है पश्चिम से पूरब, जो हमारी पृथ्वी घूम रही है वो पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो जो वहां पे जल धाराएं होती हैं, यानी जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो आपके ओशनिक वेव्स होती हैं, वो आपका पूर्व से पश्चिम चलती हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। तो उसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो विंड है, वो हमारे जो जल है यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास, उनको इस तरफ ढकेल रही है। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ जलधाराओं की प्रकृति ही होती है कि उस तरफ बहने की।
तो यहाँ पे आपकी जो जलधाराएं हैं वो इस तरफ बह रही हैं। उसके बाद यहाँ का जो गर्म पानी है वो इस तरफ इकट्ठा हो रहा है इंडोनेशिया के तट पर। यहाँ पे आपका गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे आपकी ठंडी जलधारा है, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी को आपका विंड ढकेल रही है, उसके बाद जो आपका अपवेलिंग होता है कोल्ड वाटर का, वो ऊपर आ जाता है, साउथ अमेरिका के तट पर ठंडा पानी आ जाता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्म हवाएं आपकी यहाँ पे इस साइड पे गई। उसके बाद यहाँ पे जो एयर है वो गर्म होके ऊपर उठी, यहाँ पे कंडेंस हो गई, यानी कि जो वहां पे जो जल धाराएं थी, जल वाष्प थे, वो इकट्ठा हो गए, संघनन हो गया उनमें, और उसके बाद यहाँ पे रेनफॉल हो गया। तो कुल मिला के ये पूरा परिसंचरण, यहाँ पे जब क्लाउड से बारिश हो गई, उसके बाद यहाँ पे जो हवाएं ठंडी हो गई, उसके बाद ये फिर से जो आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट है वहां पे ठंडी होके वहां पे नीचे बैठने लगी। तो कुल मिला के ऐसे ही पूरा ये सेल का निर्माण होता है। और यहाँ पे इस पूरे सेल को जो आपका इंडोनेशिया और ये साउथ अमेरिका, या फिर आप समझ सकते हैं साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी समझ सकते हैं, तो इसके बीच में जो सेल का निर्माण होता है, जो यहाँ पे पूरा परिसंचरण चला करता है, उसे ही हम वाकर सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको कभी भी पूछा जाए तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि ये साउथ अमेरिका और इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। यहाँ पे आपकी जो पृथ्वी के घूर्णन होता है और कुछ हवाएं होती हैं, जो आपकी विंड्स होती हैं, वो इनको ढकेलती हैं आपके इंडोनेशिया के तट पे। पानी को, जो गर्म पानी रहता है, उसके बाद वो इंडोनेशिया के तट पे इकट्ठा होते हैं, वहां पे गर्म होके हवा ऊपर उठती है और वहां पे बारिश होती है, और वहां से ठंडी जो हवा रहती हैं वो वहां से चल के ऊपर की तरफ से उसके बाद साउथ अमेरिका के तट पे पुनः नीचे बैठती हैं। तो ये जो सर्कुलेशन होता है उसे ही हम वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। तो अब चलिए इसको एक लैंग्वेज के भाषा में जो बताया गया है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका ये साउथ अमेरिका और ये पड़ते हैं, तो आपके दक्षिणी गोलार्ध में मैक्सिमम जो पॉइंट पड़ता है उसमें ये घटनाएं होती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में एक क्षैतिज वायु संचलन सेल है जिसे वाकर सेल कहा जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका तट के साथ ऊपर उठने और ऑस्ट्रेलिया में बारिश लाने के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने बताया वहां पे इंडोनेशिया बना हुआ था, लेकिन वो आपके इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया आपका दोनों एक ही तरफ, एक ही साइड में पड़ता है। तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बारिश होने का मेन कारण होता है वो वाकर सेल के कारण होता है, ये बताया जा रहा है। आप इसको वाकर सेल को ये भी समझ सकते हैं, जब भी मानसून आता है तो वाकर सेल से बताया जाता है कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, यानी कि मानसून की गति को और तेज कर देता है, जो आपका वाकर सर्कुलेशन होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि वाकर संचलन पश्चिम और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर सतह के दबाव और तापमान में अंतर का परिणाम है। जो भी आपका वाकर सर्कुलेशन है वो वेस्ट से जो ईस्ट में प्रशांत महासागर के ऊपर जो ट्रॉपिकल जो सतह बनती है उसमें दबाव यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज का परिणाम है, चेंज का रिजल्ट है। तो इसको आप समझ लीजिए। और उसके बाद आगे बताया जा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर एक दबाव ढाल पूर्वी प्रशांत यानी कि पेरू चिली के तट के साथ, ये पश्चिमी प्रशांत यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी का जो तट होता है, जैसे कि मैंने आप बताया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कई सारे द्वीप हैं, तो उसमें न्यूगिनी और ये सारी चीजें पाई जाती हैं। उसमें बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी तक वायु परिसंचरण बनता है। तो वहां से जैसे कि आपके यहाँ पे प्रशांत महासागर में आपके साउथ अमेरिका से जलधारा जाती है, उसके बाद वहां पे ऑस्ट्रेलिया के और न्यू गिनी के तट पे यहाँ तक पहुंचती है। ये वायु का परिसंचरण, वायु और साथ में जल प्रवाह साथ में होता है। यह वायु संचलन सतह के पानी को पश्चिम प्रशांत की ओर विस्थापित करता है, जिससे समुद्र के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। मैंने जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से समझाया कि जब भी आपके साउथ अमेरिकन कोस्ट से जब हवा का जो रहता है, हवा का जो इफेक्ट रहता है, वो जो जलधारा रहती है, गर्म जलधारा रहती है, उसको आपके ऑस्ट्रेलिया के तट पे इकट्ठा करता है, इंडोनेशिया और न्यू गिनी के तट पे इकट्ठा किया करता है, जिससे कि वहां का जो ठंडा पानी रहता है वो अपने सतह के ऊपर आता है। जैसे कि कहीं से पानी अगर किसी को हटाया जाएगा तो उसका जगह लेने के लिए ऊपर जो पानी आएगा वो ठंडा पानी रहेगा। तो इस तरीके से इसमें समझाया जा रहा है। उसके बाद महासागरों का सतही जल गर्म होता है और महासागरीय तलों के नीचे का जो जल होता है वो ठंडा होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जलीय जीवन के लिए सहायक होते हैं। दक्षिणी अमेरिका के तट के साथ समुद्री पक्षी फाइटोप्लैंक्टन को भरपूर मात्रा में प्राप्त करते हैं और गुआनो का उत्पादन करते हैं, जो फिर से जलीय जीवन के लिए सहायक होता है। तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने का संपन्न व्यवसाय रहता है।
तो जो ये आपका तट है, जब यहाँ पे अपवेलिंग होती है, जैसे कि जब पानी ऊपर आता है, तो उस टाइम पे समुद्री पक्षी फाइटोप्लैंक्टन को भरपूर मात्रा में प्राप्त करते हैं और गुआनो का उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से गुआनो का उत्पादन करते हैं और ये जलीय जीवन के लिए बहुत ही सहायक होता है। वहाँ पे मछलियों के लिए भी एक आदर्श स्थिति यानी कि एक अच्छा वेदर बन जाता है और यहाँ पे साउथ अमेरिका में मछलियों का उत्पादन इसीलिए बढ़ जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है पश्चिमी प्रशांत और ऑस्ट्रेलिया में वाकर परिसंचरण के कारण वर्षण होता है, यानी कि जो भी आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन रहता है और ऑस्ट्रेलिया में जो वाकर सर्कुलेशन है उसी के कारण यहाँ पे रेनफॉल होता है। और उसके बाद बात करें कि जब व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं तो मध्य प्रशांत महासागर का गर्म पानी धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका की तट की ओर बहता है और पेरू की ठंडी धारा का स्थान ले लेता है। पेरू के तट पे गर्म पानी की ऐसी उपस्थिति को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया, वहां पे जब आपकी व्यापारिक जो हवाएं हैं जो उसको ढकेल रही थी आपके ऑस्ट्रेलिया के तट पे, जब उनकी स्पीड धीमी हो जाती है तो उस टाइम पे जो आपका गर्म पानी है वो वहां पे ना जा करके आपका उस ढलान ले लेता है दक्षिण अमेरिका की तरफ। तो दक्षिण अमेरिका की तरफ जब गर्म पानी ही आने लगेगा, वहां पे जब विंड का उतना स्पीड नहीं रह जाएगा, वहां पे उतना असर नहीं रह जाएगा, तो आपका गर्म पानी इधर आने लगता है, तो आपका जो ठंडा पानी है वो अपवेलिंग नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से जो आपकी हम्बोल्ट यानी कि जो पेरू जलधारा रहती है उसको हम, जो ठंडी जलधारा रहती है उसे हम पेरू या फिर हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पे धाराओं को जिसने बताया था, जो आपके भूगोलवेत्ता है हम्बोल्ट, उन्होंने बताया था। तो आप ये याद रखिएगा, जो आपका ठंडा जो अपवेलिंग हो रहा था उसे हम हम्बोल्ट धारा के नाम से जानते हैं या फिर पेरू जलधारा के नाम से जानते हैं। जब आपकी पवन की गति यानी जो व्यापारिक हवाएं थी और या फिर जो पृथ्वी की घूर्णन के वजह से जो यहाँ पे धाराओं का और प्रेशर बन रहा था, जब आपकी व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स जब आपकी कमजोर पड़ जाती हैं, तो जो आपकी गर्म पानी था वो आपका गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठा होने के बजाय आपका धीरे धीरे साउथ अमेरिका के तट पे आने लगता है। जैसे कि अगर आप इसको ढकेल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पानी को ढकेल रहे हैं, तब तक तो ठीक है, यहाँ पे हवा आपकी ढकेल रही थी, आपका वहां इकट्ठा हो रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन जिस टाइम पे ये आपका जो ढकेलने वाला सिस्टम था वो धीमा हो गया, यानी कि ये इसका जो प्रेशर था वो कम हो गया, तो आपका ये जो ढकेलने वाला था वो इधर आने लगा, ठीक है। तो ये जो आपका पानी था वो इधर आने लगा और आपके साउथ अमेरिका के तट पे आने लगा गर्म पानी। तो आपका जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था वो ठंडा पानी ऊपर ना आके यहाँ पे आपकी गर्म जलधाराएं बहने लगी। तो जो आपकी गर्म जलधारा रहती है, जो गर्म जलधारा आपका जो वाटर करंट रहती है, उसे हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे आपका ठंडा पानी ऊपर भी नहीं आएगा, आपका फाइटोप्लैंक्टन जो रहते हैं वो भी ऊपर नहीं आएंगे, वहां पे पक्षियों के खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं बनेगा, वहां पे मछलियां भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगी और ये पूरी तरीके से वहां के पूरे वातावरण को डिस्टर्ब कर देता है और इसका असर हमारे भारतीय मानसून पर भी देखा जाता है। और वहां का जो मानसून रहता है वहां पे बारिश और ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाती हैं, वहां का जो उपस्थिति रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है और वहां पे सूखा देख सकते हैं आप, वहां पे सारी स्थितियां एकदम से परिवर्तित हो जाती हैं। और जो आपका ये तट होता है, पेरू का तट होता है, वहां पे भारी मात्रा में बारिश होती है। तो कुल मिला के एल नीनो घटना जो रहती है वो बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट डालती है हमारे मानसून पे और उसका निर्माण कैसे होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे बात करते हैं। एल नीनो घटना मध्य प्रशांत और ऑस्ट्रेलिया में दबाव परिवर्तन के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। प्रशांत के ऊपर दबाव की स्थिति में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आपका कंडीशन होता है, जो दबाव में चेंज होता है, प्रेशर में चेंज होता है, उसका ये जो परिस्थिति रहती है उसे ही हम दक्षिणी दोलन के नाम से यानी कि आपके साउदर्न ऑक्सीलेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो दोनों घटनाएं होती हैं यानी कि जो आपकी एल नीनो होती है और जो आपका दक्षिणी दोलन होता है यानी कि जो आपका साउदर्न ऑक्सीलेशन होता है, इन दोनों को इकट्ठे रूप में हम लोग इंसो के नाम से जानते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इंसो जो टर्म है वो इन दोनों को कलेक्टिव रूप में कहते हैं। इंसो होता है जब मजबूत होता है तो दुनिया भर में मौसम में बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं, यहाँ पे लार्ज स्केल में वेरिएशंस आते हैं आपके वेदर में। दक्षिणी अमेरिका के शुष्क पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है। जो आपका साउथ अमेरिका होता है उसके शुष्क यानी कि जो आपका ड्राई वेस्टर्न कोस्ट रहता है वहां पे भारी बारिश होती है, भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत में सूखा पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले ही। तो ऑस्ट्रेलिया में और भारत में इससे सूखा पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पूरा चेंज हो जाता है फिनोमेना ही वेदर का, क्योंकि गर्म उधर जा ही नहीं रहा है, गर्म इधर आने लगा है। तो यहाँ पे उल्टा कंडीशन हो जाता है, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं और बारिश यहाँ कर देती है इस तरफ, और आपके ऑस्ट्रेलिया में उसमें वो कमजोर स्थिति हो जाती है, तो वहां पे वीक पड़ जाता है आपका मानसून। तो इस वजह से वहां पे सूखा पड़ जाता है और चीन में बाढ़ आ जाता है। तो चीन में ये कंडीशन हो जाती है इसका, जब एल नीनो आता है यानी इंसो की जब कंडीशन बनती है तो चीन में बाढ़ आ जाती है, इसका ये उल्टा इंपैक्ट पड़ता है। इस घटना की बारीकी से निगरानी की जाती है और इसका उपयोग दुनिया के प्रमुख हिस्सों में लंबी दूरी के पूर्वानुमान में किया जाता है।
तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस पे ध्यान रखा जाता है कि कब ये सारी घटनाएं, यानी किस वर्ष एल नीनो आने वाला है, और ये सारी चीजें आपके वेदर फोरकास्ट के लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं और बाकी सब चीजों का जो नॉलेज है वो प्रदान करते रहते हैं। अब बात करते हैं दबाव जो पेटी होती है, यानी कि जो आपके प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, उनकी जुलाई में क्या कंडीशन होती है। तो आपके उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान सूर्य के स्पष्ट उत्तर की ओर बढ़ने के साथ थर्मल भूमध्य रेखा यानी उच्च तापमान का जो बेल्ट होता है, वो भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित हो जाता है। जैसे कि जब भी आपका सूरज जो है, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है और आपका यहाँ पे सन है, बीच में है, जब आपका सन ऊपर आने लगता है, यानी कि जब जुलाई उलाई की कंडीशन आती है, जो आपका सन ऊपर आने लगता है, तो उस टाइम पे आपका जो बेल्ट रहता है, लो प्रेशर बेल्ट रहता है, वो भी उसी के साथ ऊपर की तरफ खिसकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है दबाव पेटी अपने वार्षिक औसत स्थानों से थोड़ा उत्तर की ओर खिसकती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पूरी बेल्ट्स बनी हुई हैं वो टेम्परेचर की वजह से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया जो बाकी सारी बेल्ट्स होती हैं, जैसे कि आपका इक्वेटोरियल बेल्ट है और आपके जो बाकी बेल्ट्स हैं, तो उसमें टेम्परेचर का काफ़ी सारा रोल रहता है, मैक्सिमम रोल टेम्परेचर का रहता है। तो जिस टाइम पे आपकी जब सन ऊपर की तरफ जब खिसकता है, तो ये जो आपकी पेटियां रहती हैं वो भी, आपकी जो बेल्ट्स रहती हैं वो भी ऊपर नीचे खिसकती हैं। अगर आपका सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में गया तो आपकी जो पेटियां होती हैं, जो बेल्ट्स होती हैं, वो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में थोड़ी थोड़ी खिसकती हैं। जैसे कि आप जो आपका इक्वेटोरियल जो होता है बेल्ट, वो आपका 5 डिग्री ऊपर खिसक जाता है। उसके बाद जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है वो भी आपका ऊपर खिसक जाता है। जैसे कि 35 से 40, 30 से 35 रहता है, तो आपका 35 से 40 हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें बदलाव आते रहते हैं। और ऐसे ही जब आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो भी ऐसे बदलाव आपको देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस टाइम पे जुलाई की कंडीशन में यहाँ पे आपके जो लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे जो आपका इक्वेटर जो टर्म है वो यहाँ पे होना चाहिए था, और आपका हाई प्रेशर और नीचे होना चाहिए था, लेकिन आपका हाई प्रेशर देखिए यहीं पे आ गया है, क्योंकि आपकी जो सन है वो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिख रहा है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको हाई प्रेशर दिख रहा होगा, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों दिख रहा है। तो इसकी सीधा सी रीजन ये है कि आपका जो लैंड मास होता है वो ज़्यादा देर तक वो जैसे कि जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और उनकी वजह से जो कंट्रोल होता है हीट का, और जो आपका एयर प्रेशर का जो बेल्ट होता है वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पानी ज़्यादा है इस जगह पे, और आपका बीच में अटलांटिक ओशन में। लेकिन जो ये आपका ये साइड है, जो एशिया और आपके अफ्रीका का जो साइड है, वहाँ पे लैंड मास ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं लो प्रेशर की कंडीशन, आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे ज़्यादा उठी है, ज़्यादा ऊपर है, थोड़ा सा खिसक गई है ऊपर की तरफ। जो आपका इक्वेटर लाइन में आपका लो प्रेशर होना चाहिए वो आपका ऊपर खिसक गया है आपके एशिया और अफ्रीका के बेल्ट में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और आपके जो हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी थोड़ा ऊपर खिसक आए हैं, क्योंकि आपका जो सन ऊपर ऊपर गया, सन ऊपर की साइड पे गया, तो वहां पे टेम्परेचर कम हो गया, तो इस वजह से आपका हाई प्रेशर भी थोड़ा ऊपर खिसक आया। तो इस तरीके से बदलाव देखे जाते हैं। तो आपका ये जुलाई की कंडीशन होगी, जो कि आपका जब सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में था। अब नेक्स्ट देखते हैं जनवरी की कंडीशन। जब आपका प्रेशर बेल्ट जनवरी में क्या कंडीशन दिखाता है, यानी कि जब आपका सन जो होता है वो साउथ हेमिस्फीयर में रहता है, तब क्या कंडीशन होती है। सर्दियों के दौरान ये स्थिति पूरी तरीके से उलट जाती है। सर्दियां इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग अपने भारत देश से कंपेयर कर रहे हैं। अगर देखें वहां पे, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उस टाइम पे आपका सर्दियां नहीं रहेंगे, गर्मी रहेगी। तो हम लोग अपने तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है सर्दियों के दौरान ये स्थिति पूरी तरीके से उलट जाती है, यानी कि ये कंडीशन ही उलट जाती है, और दबाव पेटियां अपने वार्षिक औसत स्थानों से दक्षिण में चली जाती हैं। तो जो कंडीशन अभी तक सन के ऊपर जाने से हो रही थी, आपका ऊपर खिसक रही थी पेटियां, वही बेल्ट्स अब आपकी नीचे खिसकेंगी, क्योंकि आपका सन नीचे जा रहा है, यानी कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका साउथ की तरफ जा रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत परिस्थितियां रहती हैं। हालांकि पानी की प्रबलता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बदलाव की मात्रा कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका साउथ जो हेमिस्फीयर है वहां पे आपके ओशियन की मात्रा ज्यादा है बजाय आपके कॉन्टिनेंट के। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपकी बेल्ट्स का खिसकना होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है। आपका जहां जहां पे लैंड रहेगा वहां पे अच्छे तरीके से दिख सकता है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं आता है, उतना चेंजेस नहीं आते हैं। तो जनवरी में ये कंडीशन होती है, आपको समझना चाहिए। इसी प्रकार महाद्वीपों और महासागरों के वितरण का दबाव के वितरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सर्दियों में महाद्वीप महासागरों की तुलना में ठंडे होते हैं और उच्च दबाव केंद्र विकसित करते हैं, जबकि गर्मियों में वे अपेक्षाकृत गर्म होते हैं और निम्न दबाव विकसित करते हैं। महासागरों के साथ ठीक इसका उल्टा है, यानी कि वो हाई प्रेशर अपना, जैसे कि वो देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं, तो इस वजह से इनका उल्टा कार्य करते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से भी बताया कि इसी वजह से आपकी जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वो इतना नहीं खिसकती सकती हैं, इतने चेंजेस नहीं आते हैं जहां पे आपका ओशियनिक जो आपका रहता है कंडीशन, और जो कॉन्टिनेंट रहता है वहां पे आप देखते होंगे कि वहां पे लो प्रेशर जल्दी बन जाता है और वहां पे चेंजेस आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जनवरी का कंडीशन है, तो यहाँ पे आपका साउथ हेमिस्फेयर में आपका सन होगा, लेकिन यहाँ पे जो बेल्ट्स हैं देखिए आपका बहुत हल्का हल्का, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बहुत हल्का हल्का नीचे की तरफ खिसका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका ओशियन बहुत ज्यादा है, साउथ हेमिस्फेयर में आपका ओशियन बहुत ज्यादा, तो इस वजह से इतना अंतर परिलक्षित नहीं होता, इतना अंतर आपको नहीं देखने को मिलता है, इतना चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलता है। आपको मैं एक बार जो ITCZ है, यानी कि आप ITCZ के बारे में सुनते होंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो आपका सबसे कम, यानी कि जो आपका निम्नतम दबाव जहां पे होता है, जहां पे आपका सबसे ज्यादा लो प्रेशर होता है, उस बेल्ट को इंगित करता है, उस बेल्ट को इंडिकेट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेटर जो है वहां पे आपकी ये बेल्ट नहीं मिल रही है, यानी कि जो आपका ITCZ है वो थोड़ा सा आपके उत्तर में दिख रहा है, यानी कि नॉर्थ में दिख रहा है आपके इक्वेटर लाइन के। तो ऐसा ये कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो 0 डिग्री है आपका इक्वेटर है, वहां पे जो सन रेज पड़ती हैं तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि वहां पे बादल का निर्माण होता है, संवहनीय वर्षा, यानी कि वहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादा होती है, तो जिससे कि वहां पे जो कंडीशन रहती है उच्च दाब की हो जाती है, वहां पे निम्न दाब नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो आपका जो मेन बेल्ट होता है ITCZ का, वो थोड़ा सा उत्तर में होता है, ये आप समझ लीजिए। तो यही रीजन रहता है आपका थोड़ा सा नॉर्थ रहने के लिए। अब आपका यहाँ पे ये बता दें कि जो डोल्ड्रम है, डोल्ड्रम के बारे में आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्वेटर जो आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो आपका विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र रहता है, वहां पे आपका डोल्ड्रम कहा जाता है। डोल्ड्रम आप सुनते होंगे टर्म। तो डोल्ड्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, जैसे कि ये आपकी ट्रेड विंड्स जो आपकी साउथ ट्रेड विंड्स है, आपको मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, यहाँ पे साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, यहाँ पे आपकी साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, और यहाँ से आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। तो ये जो विंड्स रहते हैं, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ये आपकी विषुवत रेखा पे आने चलते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये नॉर्थ वाला ट्रेड विंड है और ये आपका साउथ वाला, यानी कि ये उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला, तो जैसे ही ये विषुवत रेखा पे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप, ये मेरी जो नाक है वो आपका जो इक्वेटर लाइन है वो है, तो जैसे ही ये आपके इक्वेटर पे आने वाले रहते हैं, सूर्य की गर्मी की वजह से यहाँ पे ये हवाएं गर्म होके तुरंत ऊपर उठ जाती हैं, यहाँ पे मिलने के बजाय यहाँ पे गर्म होती हैं, फैलाव होता है और ये ऊपर उठ जाती हैं, गर्म होती हैं, यहाँ पे फैलाव होता है, ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ पे ये हवाएं आपस में इधर से उधर नहीं जा पाती हैं, और यहाँ पे जो हवाएं रहती हैं ऊपर उठ जाती हैं, तो यहाँ का जो क्षेत्र रहता है, ये जो आपको दिख रहा है मेरे सामने का, वो क्षेत्र हवाओं से खाली रह जाता है, तो ये शांत स्थिति रह जाती है हवाओं की, तो इस वजह से इनको डोलड्रम कहते हैं। तो डोलड्रम एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा स्थान है जहां पे आपकी हवाएं नहीं चलती हैं, ट्रेड विंड्स आपकी ऊपर उठ जाती हैं, वो एक शांत क्षेत्र रहता है, शांत वायु का क्षेत्र रहता है, वहां पे कोई भी ऐसी अस्थिरता नहीं रहती है वायुमंडलीय तरीके से, यानी कि हवाएं वहां पे नहीं गति करती हैं। तो कुल मिला के आपने इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन समझ लिया, और आपने ये भी समझ लिया कि डोल्ट्रम की कंडीशन क्या होती है, वो इक्वेटर पे आपकी किस तरीके से निर्माण होता है इनका। तो कुल मिला के आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट डालूंगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते होंगे, तो उसमें से जो आपका पहला ऑप्शन रहता है जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन ऑल वाला रहता है, उसको आप क्लिक करके आप मेरी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं जिस टाइम भी मैं अपलोड करूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और लव यू ऑल।